लेट्स स्टार्ट अवर वीक 12। वीक 12 का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स होते क्या है और हमें क्यों बनाने पड़ते हैं। बेसिकली आपके पास जो कि वेरिएबल्स जितने भी आपने अभी तक देखे या एरेज जो आपने देखे वो सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नाकाफी थे। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट टाइप की वैल्यूज तो रख सकते हो, लेकिन वो वेरिएबल्स जो है वो बिखरे हुए थे, वो वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे। समटाइम्स हमारे प्रोग्रामिंग में ये नीड पड़ती है कि हम एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जिसमें मोर देन वन वेरिएबल सिर्फ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ फॉर इंस्टेंस आप अपने बारे में डेटा जो है वो सेव करना चाहते हो अबाउट यू एज अ पर्सन। तो पर्सन का नेम हो सकता है, उसका बर्थ ईयर हो सकता है, उसका बर्थ मंथ हो सकता है, उसकी बर्थ डे हो सकती है, उसकी हाइट हो सकती है, उसकी वेट हो सकती है एंड सो ऑन। हम बहुत सारी वैल्यूज जो है या बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने बारे में सेव कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक ये कि हमारे पास ये 6 ही इंफॉर्मेशन है, 6 इंफॉर्मेशन है जिनको हम अपने बारे में सेव करना चाहते हैं। नाउ ये 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है, जो कि अलग-अलग हैं और किसी तरीके से ग्रुप नहीं हुए हुए। तो जब आप इनको क्रिएट करोगे प्रोग्रामिंग के अंदर तो आपको एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि आपने कौन सा वेरिएबल जो है वो किस चीज के लिए क्रिएट किया था। फिर दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जांपल आप ये 6 वेरिएबल्स अगर आप अपने पास रख रहे हो जो कि एक यूजर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या एक पर्सन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो अगर आपके पास एक पर्सन और ऐड हो जाता है तो आपको यही 6 वेरिएबल्स दोबारा चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास है और आप एक क्लास का डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट के लिए आप 12 वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो, तो 100 स्टूडेंट्स के लिए आपको 100 मल्टीप्लाई बाय 1200 वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये डेटा बढ़ता जाएगा आपका प्रोग्राम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक न्यू टेक्निक जो है वो प्रोग्रामिंग में ये हम सीखेंगे कि हम स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट करें। नाउ सी प्लस प्लस जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स अलाउ करती है, और वन ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो है उनमें एक जो है टाइप वो है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स जो है उनको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते क्या है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं। वो सारे के सारे वेरिएबल्स जो है वो एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या एक टाइप के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जर्नल लाइफ में आप टर्म यूज करते हो रिकॉर्ड, जब आप एक रिकॉर्ड रखना चाह रहे होते हो। अब रिकॉर्ड में क्या शामिल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आप अपना फॉर्म भर रहे थे तो अपना नाम दोगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दोगे, आप अपना होम एड्रेस दोगे, आप अपना फोन नंबर दोगे, एंड ये मल्टीपल चीजें जितनी भी आप फॉर्म के अंदर इंसर्ट करते हो या राइट अप करते हो, वो सारी की सारी जाकर किसी डेटा में डेटाबेस में सेव हो रही होती हैं, और एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव होता है बाय गिविंग मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, फिर क्या स्टूडेंट एक ही होता है? नहीं, मल्टीपल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वो हर कोई अपना रिकॉर्ड जो है वो इसी तरीके से दे रहा होता है, इसी तरीके से सबमिट कर रहा होता है। सो नाउ सी प्लस प्लस के अंदर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप बना सकते हो जिसको हम स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये डेटा टाइप क्या कर सकती है कि आप कुछ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जिनकी डेटा टाइप अलग अलग हो सकती हैं, कोई शॉर्ट हो सकता है, कोई लॉन्ग हो सकता है, कोई फ्लोट हो सकता है, इवन बीच में एरे भी हो सकता है, जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा। यहाँ पे तो हमारे पास सारे इंटीजर थे, लेकिन एक एरे भी हमने रखा जो कि नेम था या स्ट्रिंग हम कह लें। बाकी ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो इकट्ठे होकर एक सिंगल यूनिट बना देते हैं जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं या स्ट्रक्ट कहते हैं। नाउ स्ट्रक्चर डिक्लेयर कैसे करते हैं या स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। आप सबसे पहले जो है वो यूज करोगे स्ट्रक्ट का कीवर्ड, और उसके बाद आपने स्ट्रक्चर को एक नाम देना है। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो छोटी सी एग्जांपल है। वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमारी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन जाएगी जिसको हम उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे हम नॉर्मल डेटा टाइप को
यूज कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा वे आउट चेंज होगा जिसको हम देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इस एम्प्लॉय के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर किए। एक है शॉर्ट डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम है आईडी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉय की आईडी। दूसरा जो है वो इंटीजर एज है, जो कि एम्प्लॉय की एज को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा जो है वो है वेज। वेज मीन्स डेली वेजेस, सुना होगा, बेसिकली एक सैलरी होती है जो कि हमें पर मंथ मिलती है। वेजेस ये कहते हैं, उर्दू में इसको दिहाड़ी भी आप वर्ड यूज करते हो, जो कि पर आवर के हिसाब से पेमेंट की जाती है, वो वेज कहलाती है, या इवन समटाइम्स पर डे के हिसाब से। तो 3 ये वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए और ये तीनों वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक एम्प्लॉय को। तो अगर हमें एक एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करना है तो हमें 3 वैल्यूज जो है इंसर्ट करनी पड़ेंगी, उसकी आईडी, उसकी एज और वेज। फिर तरीकेकार वही सेम है, हमें ब्लॉक ऑफ बनाने के लिए जो हमने कर्ली ब्रेसेस यूज किए थे वही सेम हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके एंड में जो है वो एक सेमीकोलन देना लाजमी है। तो ये सेमीकोलन से आपने याद रखना है, बाकी तो ब्लॉक ऐसे ही बनेगा। तो सिंटेक्स में क्या शामिल है? स्ट्रक्चर कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम जो भी आप देना चाहो, उसके बाद उसके अंदर क्रिएट किए गए वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका वही होगा जो कि हम आज तक यूज करते रहे हैं, और ब्रैकेट खत्म करने के बाद हम सेमीकोलन जो है वो लाजमी देंगे। नाउ इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी अपनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हमने क्रिएट की है, अब हम उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका बड़ा सिंपल होगा। पहले आप क्या करते थे? आप डेटा टाइप देते थे। अब ये आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी ऐसी डेटा टाइप जो यूजर ने खुद बनाई है। तो आप उस डेटा टाइप का नाम दोगे जो कि हमने खुद ऊपर डिफाइन किया है कि वो एम्प्लॉय है। उसके बाद हम एक वेरिएबल का नाम देंगे। फिलहाल जो वेरिएबल का नाम हम दिया हुआ है वो दिया हुआ है जो, और सेमीकोलन जिसका हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करने में यूज करते थे। फिर सेकंड हम इसका वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने अगेन डेटा टाइप दिए और यहाँ पे जो है वो फ्रेंड दिए। लेकिन जिस तरीके से आप नॉर्मल डेटा टाइप में करते थे कि आप एक ही लाइन पे 2 क्रिएट करना चाहो तो कॉमा से सेपरेट करके 2 वेरिएबल के नाम दे सकते हो। इन द सेम वे स्ट्रक्चर्स में भी ऐसा कर सकते हो। इसको हम प्रोग्राम में नॉर्मली देखेंगे, जो प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे उसमें हम हर तरीके से इसको क्रिएट करके देखेंगे। अच्छा, फिर आपके पास जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो और वो मेमोरी जो है वो लेता है, इसी तरीके से जब आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो भी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। लेकिन यहाँ पर ये मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने एम्प्लॉय जोए क्रिएट किया तो जोए जो है वो 1, 2, 3 ये 3 वेरिएबल कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे, उतनी मेमोरी में स्पेस जो है वो उसके लिए होगी। तो शॉर्ट हमारे पास जो है वो 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 1 बाइट तो ये हो गए। डबल हमारे पास जो है वो 8 बाइट लेता है। तो टोटल हमारे पास 8 एंड 6 14 बाइट की मेमोरी जो है वो रिजर्व हो जाएगी। नाउ इसके अलावा अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं उनके अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उन वेरिएबल्स को हम एक एक करके एक्सेस कर सकें। ठीक है। अच्छा, एक्सेस करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल वेरिएबल से डिफरेंट है। हमें तरीकेकार क्या यूज करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो हम डॉट यूज करेंगे, और उसके बाद हमें वेरिएबल का नाम यूज करना है जो उसके अंदर मौजूद है, देन इक्वल टू, और उसको वैल्यू जो है वो आप असाइन करेंगे। तो बेसिकली इससे फायदा क्या होता है आपको? आपने 2 एम्प्लॉयज क्रिएट किए, दोनों के पास आईडी है, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता है कि वो अलग अलग है? कि फ्रैंक की आईडी जो है वो फ्रैंक डॉट आईडी है, इससे आपको पता है कि ये वाली आईडी किसकी है? फ्रैंक की है। जो की आईडी जो है वो जो डॉट आईडी है, तो आपको पता है कि ये आईडी जो की है। फिर एज के लिए भी जो डॉट एज और फ्रैंक डॉट एज अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे, और जो डॉट वेज और फ्रैंक डॉट वेज। तो इस तरीके से आप अलग अलग इनको डॉट ऑपरेटर के साथ जो है वो यूज कर सकते हो।
डॉट ऑपरेटर को जो है वो मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर भी कहा जाता है। नाउ जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल्स यूज होते थे उसी सेम तरीके से हम इन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को जगह जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जहां नॉर्मल वेरिएबल यूज होता था आपके प्रोग्राम में, अब वो सारे नॉर्मल वेरिएबल्स को आप स्ट्रक्चर वाले वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है। आप टोटल एज निकालना चाहते हो, ठीक है, कि इन दोनों एम्प्लॉइज की टोटल एज कितनी है, तो यू कैन ऐड जो डॉट एज प्लस फ्रैंक डॉट एज। तो ये दोनों की एजेस को आपस में ऐड करके टोटल एज के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देगा। जिस तरीके से इसके अंदर आप नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज करते थे, अब यहाँ पे आप इन वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हो। जो डॉट वेज इफ, फॉर एग्जाम्पल इफ जो डॉट वेज इज ग्रेटर देन फ्रैंक डॉट वेज, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा कमाता है या किसकी जो पे है वो ज्यादा है। तो अगर जो डॉट वेज इज ग्रेटर देन फ्रैंक डॉट वेज, तो क्या करें, जो मेक मोर देन फ्रैंक। अदरवाइज चेक करें जो डॉट वेज इज लेस देन फ्रैंक डॉट वेज, तो जो मेक लेस देन फ्रैंक जो है वो प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे इसको शो करने का सिंपल रीजन ये है कि आपको ये शो करना है कि जहाँ जहाँ नॉर्मल वेरिएबल यूज होता था उसकी जगह हम ये स्ट्रक्चर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूज करने का तरीका क्या होगा कि हमें उनको डॉट ऑपरेटर के साथ यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट उसके अंदर जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खाली वेज लिखोगे तो इट विल बी अननोन, क्योंकि वो नहीं पहचानेगा खाली वेज क्या है। या आप खाली एज लिखोगे तो इट विल बी अननोन, नहीं पहचानेगा। तो बेसिकली हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, स्ट्रक्चर में हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, फिर उस स्ट्रक्चर का हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है और फिर उस वेरिएबल नेम के थ्रू जो इनसाइड स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं उनको हम डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो जिस तरह नॉर्मल हम प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, फ्रैंक डॉट वेज प्लस इक्वल्स टू जिस नॉर्मल वेरिएबल के साथ यूज होता था इसके साथ भी यूज हो सकता है। 2.50 इट मीन के इसकी वेज में जो है वो 2.5 का इजाफा कर दे। प्लस प्लस ऑपरेटर जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करते थे वैसे हम इन वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। मीन्स एज के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दे। नाउ अगर हम नॉर्मल ये वाला तरीक़ेकार यूज करते हैं और हम एक एक एम्प्लॉय को इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं तो इट टेक्स टाइम, ठीक है, और कोड जो है वो ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो देयर इज अनदर वे, एक और तरीका भी दिया गया है जो कि हम एरेज में भी देख चुके हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स में भी देख चुके हैं कि अगर आप एक सी लाइन के अंदर डायरेक्टली इनिशियलाइज करना चाहो स्ट्रक्चर वेरिएबल को तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्रिएट किया एम्प्लॉय जो, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू का साइन, ठीक है, फिर यही कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 वैल्यूज। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जिस सीक्वेंस में आपने वेरिएबल क्रिएट किए थे वो सीक्वेंस क्या था, वो सीक्वेंस ये था कि हमारे पास पहले आईडी है, उसके बाद एज है और उसके बाद जो है वो वेज है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप इसी सीक्वेंस में वैल्यूज दोगे, मीन्स 1 जो है वो किसमें जाएगा, आईडी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखा हुआ भी है। 32 जो है वो किसमें जाएगा, एज के अंदर, जो कि एज के अंदर, और 60,000.0 जो है वो किसमें जाएगा, जो कि वेज के अंदर, ठीक है। तो ये जो 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं वो तीनों वैल्यूज अकॉर्डिंगली हर एक के अंदर इंसर्ट होंगी। नाउ नीचे वाले एग्जाम्पल के अंदर फ्रैंक के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने एक वैल्यू दी और दूसरी वैल्यू दी, ठीक है। तो इट इज मस्ट कि आप फर्स्ट वैल्यू लाजमी दो, सेकंड वैल्यू लाजमी दो, लेकिन लास्ट वैल्यू यहाँ पे उन्होंने ओमिट कर दी। तो क्या होगा कि आईडी की वैल्यू हो जाएगी 2, एज की वैल्यू हो जाएगी 28, लेकिन हमने किसी तीसरी वैल्यू नहीं दी तो वेज की वैल्यू क्या होगी, अनइनिशियलाइज, मीन्स वेज को कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। जो बाय डिफॉल्ट जीरो जो उसके अंदर जब इनिशियलाइज होता है तो बाय डिफॉल्ट जीरो उसके अंदर है तो वही जीरो जो है वो रहेगा। वैल्यू न्यू वैल्यू जो है हमने फ्रैंक की वेज के अंदर कोई भी नहीं निकला, तो अनइनिशियलाइज रहेगा, अनयूज रहेगा। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। एग्जाम्पल के अंदर हम प्रॉपरली जो है वो इसको
डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो हम स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। नाउ सेम एग्जांपल ये है जो अभी हमने डिस्कस किए है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, आप मेन से पहले, ठीक है, मेन से पहले आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिफाइन करो, स्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है। उस स्ट्रक्ट कीवर्ड है इसलिए वो बोल्ड भी है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम जिसे हमने एम्प्लॉय रखा है, उसके बाद ये 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अगर वेरिएबल की टाइप सेम होती है, मीन फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हम इंटीजर एज नहीं ले रहे, एज के लिए भी शॉर्ट वेरिएबल काफ़ी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो अलाउड, ठीक है, कि आप शॉर्ट आईडी कॉमा एज करके एक ही लाइन में जो है वो 2 वेरिएबल क्रिएट कर दो, ठीक है। तो इसमें तरतीब फिर क्या रहेगी, सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया है, आईडी, उसके बाद हमने क्या क्रिएट किया है, एज। तो अगर इसको भी कंपाइल करते हो तो आपको कोई भी एरर जो है वो जनरेट नहीं होगा, प्रोग्राम जो है वो रन होगा, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो फाइन कि अगर आप एक ही लाइन पे 2 वेरिएबल क्रिएट कर दो, ठीक है। अगेन डोंट एवर फॉरगेट दिस सेमीकोलन, ये हमेशा जो है वो स्ट्रक्चर के आखिर में आएगा। जब भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे उसके आखिर में सेमीकोलन जो है वो लाजमी दोगे। अच्छा, अब मेन में आपने क्या किया है कि पहला तो आपने वही सेम वे यूज किया है कि आपने जो क्रिएट किया और जो को तीनों वैल्यूज जो है वो जो हमने फर्स्ट वे यूज किया था उसके थ्रू इनिशियलाइज की, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय क्रिएट करे जिसका नाम हो जो कि आईडी जो है वो 14 कर दे, जो कि एज जो है वो 32 कर दे और जो कि वेज जो है वो 24.14 की वेज सेट कर दे, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज जो इनिशियलाइज हो जाएंगी। दूसरा तरीका हमने इनिशियलाइजर लिस्ट वाला यूज किया है कि फ्रेंड क्रिएट करे और फ्रेंड की आईडी जो है वो 15 कर दे, फ्रेंड की एज जो है वो 28 कर दे और उसकी वेज जो है वो 18.27 कर दे। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक ही लाइन पे आप 2 भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेंड कीजिए नहीं क्रिएट करते तो आप फ्रेंड को भी यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। यानी आप ऐसा कर सकते हो जैसे नॉर्मल वेरिएबल आप एक लाइन में 2 क्रिएट कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर्स भी आप एक लाइन में 2 क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता, हमें फ्रेंड को भी यहाँ पे इसी तरीके से वैल्यूज जो है वो देनी पड़ती, ठीक है। जो कि ये क्योंकि देव के अंदर ये जो भी अवेलेबल वेरिएबल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो करता रहेगा, ठीक है। आप उनको डिफरेंट वैल्यूज जो है वो इस तरीके से असाइन कर सकते हो। जैसे ही आप एक स्ट्रक्चर का नाम लिखोगे, डॉट लिखोगे, तो लिस्ट ऑफ अवेलेबल वेरिएबल्स जो हैं वो स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें से आप डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेज है फॉर एग्जांपल 18.27, बट अगेन इट्स लॉन्गर वे, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा कि हम अपने प्रीवियस बुक पे ही रहते हैं। जो पॉइंट सिर्फ ये था कि आप एक लाइन पे 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, देन फिर वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है कि हमने जो की एज और फ्रेंड की एज जो है वो आपस में ऐड करवा दी। तो अगर आप इसके बाद चाहो तो आप एक सी आउट करवा दो, ठीक है। देयर देयर टोटल एज, ठीक है। और उसके बाद वो टोटल जो है वो उसको प्रिंट हमें करके दिखाए कि उसकी टोटल एज जो है वो कितनी थी। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हम इसके अंदर भी अगर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वेजेस जो है वो जो के फ्रेंड से ज़्यादा है तो वो कहे कि जो मेक मोर देन फ्रेंड, अदरवाइज वो कहे कि जो मेक लेस देन फ्रेंड, ठीक है। तो ये सेम चीज़ भी वो डिस्कस करे, शो करे। अदरवाइज अगर ग्रेटर देन और लेस देन दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमें डिस्प्ले कर दे जो एंड फ्रैंक मेक द सेम अमाउंट। देन हमने फ्रैंक वेज जो है वो प्लस इक्वल टू 2.5 है, इसको भी प्रिंट करवा के देख सकते हैं हम कि अब जो फ्रैंक की वेज है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहो तो आप इस तरीके से फ्रैंक डॉट वेज प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने प्लस प्लस जो एज की है, ठीक है, कि जो कि एज में से एक का इजाफा हो जाए। तो अगर आप इसको भी प्रिंट करवाना चाहो, ठीक है, तो आप प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें ऑपरेशन करके दिखाए हैं, इनको प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहो कि भाई ये सारी जो है वो अब प्रिंट भी हो
तो आप इनको स्क्रीन पे शो करवा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको प्रूफ मिलता जाए कि कौन सी चीज में, कौन से वेरिएबल में क्या चेंजेस हुई हैं। ना उसको रन करते हैं, ठीक है। हमें कॉलर मिसिंग है, ठीक है, रन करते हैं इसको। तो बेसिकली देयर टोटल एज इज 60। साथ साथ वैल्यूज कंपेयर कर लेते हैं। हमने वैल्यूज क्या दी थी, हमने एक की एज 32 दी थी और एक की एज जो है वो 28 दी थी। तो ऑब्वियसली 32 प्लस 28 जो है वो आंसर क्या आया, 60 आया है, ठीक है। फिर इसने जो चेक किया है, जो मेक मोर देन फ्रैंक, जो की जो वेज थे वो 24 थे और फ्रैंक के जो वो 18 थे, तो ऑब्वियसली जो मेक मोर देन फ्रैंक। देन फ्रैंक की वेजेस में हमने इजाफा कर दिया था 2.5 का। उसकी पहली वैल्यू जो थी वो थी 18.27। 18.27 से अब वो वैल्यू क्या हो गई, 20.77, क्योंकि इसमें 2.5 ऐड हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो की एज जो है वो 32 थी, ठीक है। उसको हमने +1 किया, प्लस प्लस किया था, ऑपरेटर यूज किया, तो अब उसकी एज क्या हो गई, अब जो एज हो गई वो 33 हो गई। तो इट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आप लोगों को। ओके, नाउ ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1। आपके पास ऑलरेडी जो है वो कोड मौजूद है, तो आपने सिर्फ इस कोड को मॉडिफाई करना है। कोड में हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर 3 जो है वो वेरिएबल्स हैं, एक आईडी, एज और एक वेज। आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग शामिल करना है। तो जिस तरीके से शुरू में हमने देखा कि करेक्टर माय नेम, तो आप भले करेक्टर नेम नाम का एक स्ट्रिंग जो है उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 के बजाय कितने हो जाएंगे, 4 जो है हमारे पास डेटा आइटम्स हो जाएंगे, नेम, आईडी, एज और वेज। तो नेम के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली कैरेक्टर एरे क्रिएट कर दोगे ना। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरीके से, जैसे इनिशियलाइजर लिस्ट है, इसी तरीके से 2 ही एम्प्लॉयज हैं, जो और फ्रैंक, 2 वेरिएबल्स क्रिएट करो और उनके अंदर चारों वैल्यूज जो है वो इसी इनिशियलाइजर वे से भले इंसर्ट कर दो। आप भले ये वाला वे ना यूज करो, ठीक है, इट विल बी लेंदी। तो इससे बेहतर ये है कि आप सिंपली इस तरीके से ही इनिशियलाइज कर दो। सिर्फ आपको क्या ख्याल करना पड़ेगा कि जब आप नेम इनिशियलाइज करोगे तो उसकी वैल्यू किसमें दोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो ये सिर्फ ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरीके से टैब यूज करके, ठीक है, आपने इस तरीके का टेबल प्रिंट करवाना है, जिसमें शुरू वाला नेम, आईडी, एज, वेज जो कि हेडिंग है वो तो आप एज इट इज प्रिंट करोगे, ठीक है, सी आउट में टैब के थ्रू। और नीचे क्या करोगे कि जो फ्रैंक जो नेम है यानी कैरेक्टर एरे पहले प्रिंट करवा दो, उसके बाद फिर आईडी प्रिंट करवा दो, फिर एज प्रिंट करवा दो और फिर वेज प्रिंट करवा दो। तो हम उसको एक्सेस करने का तरीका जो है पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने टेबल फॉर्मेट में ये सेम प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले करवाना है। बाकी सारा जो एक्स्ट्रा कोड था वो भले आप रिमूव कर दो बीच में से, बस आपको सिर्फ ये टेबल जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर को अगर हमें अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करके ही यूज़ करना होता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ क्रिएट किए पिछले प्रोग्राम में, पर एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ जो है वो 100 में होते हैं। तो अगर आपके पास जो है वो डेटा मल्टीपल वैल्यू जो है वो आपके पास है, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप एक एक को अलग अलग इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आप एक एक को अलग अलग वैल्यूज नहीं दे सकते, इट विल टेक टू मच टाइम। तो शॉर्टकट क्या है, एरेज। हमने पहले भी देखा था कि एरेज ने हमारे बहुत से काम आसान कर दिए थे। हमें जो मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते थे उसके बजाय हम एरे क्रिएट कर देते थे। लेकिन अब हमें क्या फायदा होगा कि हम स्ट्रक्चर के थ्रू एक जर्नल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। यानी हमें पता होगा कि अगर हमें एक एम्प्लॉय का डेटा लेना है तो इसके अंदर ये वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करनी लाजमी है। लेकिन अगर हम उस स्ट्रक्चर का एरे क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा कि हम एक ही कमांड के थ्रू मल्टीपल, ठीक है, एम्प्लॉयज का डेटा इंसर्ट कर पाएंगे। जैसे ये सामने एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया है कि एम्प्लॉय का एक एरे क्रिएट किया है जिसका हमने नाम लिखा है EMPS। तो क्रिएट करने का तरीका वही है कि पहले हमने डिस्कस किया था, आपकी समझो एम्प्लॉय डेटा टाइप आ गई, EMPS आपका एरे का नाम आ गया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने दे दिया साइज कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए।
तो 10 एलिमेंट्स का आपने जो है वो ये क्रिएट कर दिया एरे। अब इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल EMPS ऑफ 0 मीन्स एम्प्लॉय नंबर 1। एम्प्लॉय नंबर 1 की एज क्या कर दे 23। एम्प्लॉय नंबर 2 EMPS ऑफ 1 हो गया, ठीक है, उसकी एज क्या कर दे 42। लेकिन अगेन अगर हमें इस तरीके से अलग 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 वेरिएबल एक्सेस करने पड़े, इट विल बी लेंदी, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो हल क्या है? अगेन लूप। हमने ये देखा कि जहां जहां हमने एरेज इस्तेमाल किए उस एरे को क्विकली एक्सेस करने के लिए हमने लूप यूज किया। लूप से हमें फायदा क्या हुआ कि हमें कोड कम लिखना पड़ा और एक लूप के थ्रू पूरा का पूरा एरे जो है वो एक्सेस हो गया। इन द सेम वे अब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ताकि हमें ये पता हो कि हम जो डेटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो एक चीज के बारे में है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर का फिर हम एरे क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से हमें क्या होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड हमें एक ही लाइन के थ्रू मिल जाएंगे। फिर उन रिकॉर्ड को पॉपुलेट करने के लिए या उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए या उसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप। ताकि तीन चीजें मिक्स हो जाएंगी, आपका स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर का आप एरे बनाओगे और एरे को किसके थ्रू यूज करोगे, लूप के थ्रू यूज करोगे। तो बेस्ट वे ये किया कि हम इसकी एग्जाम्पल देखें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो है स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली पार्ट रिप्रेजेंट एनी मशीन पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमने तीन चीजें जो है वो ली हैं। यानी मशीन के किसी भी पार्ट का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें तीन चीजें रिक्वायर्ड है। नंबर 1 मॉडल नंबर, तो वो किस मशीन का पार्ट है, तो उस मशीन का मॉडल नंबर जो है वो यहाँ पे सेव हो। पार्ट नंबर रिप्रेजेंट करेगा उस पार्ट का अपना नंबर, ठीक है, कि उस पार्ट का नंबर क्या है। एंड तीसरी चीज हमने जो ली हुई है वो ली है कॉस्ट। अब चूंकि ये एग्जाम्पल प्रोग्राम्स है, ठीक है, और आपको सिंटैक्स एक्सप्लेन करने के लिए तो इसलिए इसमें डेटा एलिमेंट कम है। एक्चुअल में जब आप एक पार्ट को क्रिएट करते होगे तो उसमें बहुत कुछ आता होगा, उसमें उसका कलर आता होगा, उसका वेट आता होगा, और अगर वो एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती होगी, सब डिफरेंट वेज अब डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। लेकिन ये क्योंकि जनरली मशीनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिर्फ हमने एक डेमो के तौर पे तीन चीजें ली हैं। मॉडल नंबर रिप्रेजेंट करता है कि ये किस मशीन में जाके लगेगा, पार्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है उस पार्ट का नंबर, ठीक है, जिससे उसकी यूनिक आईडी। आप क्योंकि जब भी बाजार से कुछ लेते होगे, कोई भी खिलौना भी लो या आप कोई भी चीज लो, तो उस पर हमेशा एक मॉडल नंबर मशीन पे लिखा होता है और पार्ट पे भी जो है वो नंबर दिए हुए होते हैं। तो तीसरी चीज जो हमने कॉस्ट ली है, जिससे ये पता लगे कि पार्ट जो है वो कितने का है। यहाँ हमने कांस्टेंट चीजें साइज को, हम इसको पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ हम साइज को कांस्टेंट इसलिए कर देते हैं ताकि जब भी प्रोग्राम में हमें जहाँ भी साइज यूज करना हो, यानी हमें 4 यूज करना हो, तो हम क्या करें, सिर्फ साइज की यहाँ पे वैल्यू चेंज करें और पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए चलना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइज यहाँ पे 10 कर दूंगी तो सिर्फ यहाँ पे मुझे 10 करना पड़ेगा और पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ साइज हमने यूज किया वहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया अपना, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को यूज कैसे किया, तो ये तो लूप के लिए वेरिएबल यूज किया है, ठीक है, हमने इंटीजर n क्रिएट किया है जो कि लूप को चलाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्रिएट किया है एरे, किस चीज का एरे, स्ट्रक्चर का एरे। तो आपकी सिंटैक्स क्या होगी, सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम जैसे हमने रखा है पार्ट, उसके बाद आपके एरे का नाम। तो एरे का हमने नाम रखा ए पार्ट, स्टैंड फॉर एरे ऑफ पार्ट, ठीक है। देन ब्रैकेट के अंदर साइज, साइज के ऊपर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे समझो कि ये 4 ही आ जाएगा। देखो यहाँ नीचे यहाँ पे भी साइज यूज हुआ है, तो हमने यहाँ भी 4 नहीं लिखा, यहाँ भी 4 नहीं लिखा, और अगर हम यही सेम प्रोग्राम 10 एलिमेंट्स के लिए बनाना चाहेंगे तो ऊपर जाके सिर्फ साइज की वैल्यू चेंज करेंगे और ये भी ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा और ये भी ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा, इसलिए हमने ऊपर कांस्टेंट क्लियर किया। तो अगेन ये लूप जो है वो क्यों क्रिएट किया है, वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, जैसे हम नॉर्मल एरे में करते हैं। तो लूप क्या है, n इज इक्वल टू 0 से चले और n लेस देन साइज तक चले n प्लस प्लस। हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि एरे का लूप हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये एंडल प्रिंट कर दे, उसके बाद एंटर मॉडल नंबर और फिर आपसे इनपुट ले ए पार्ट ऑफ एन डॉट मॉडल नंबर पे।
नाउ यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा तोड़ के देखो, ए पार्ट ऑफ एन जब फर्स्ट टाइम में लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए पार्ट ऑफ 0, और उसके किस वेरिएबल को हम एक्सेस करना है, मॉडल नंबर को। तो बीच में हमने डॉट ऑपरेटर लगाया, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ए पार्ट ऑफ 0 के मॉडल नंबर के अंदर ही हमसे इनपुट लेगा। फिर दूसरी वैल्यू जो है वो ए पार्ट ऑफ एन डॉट पार्ट नंबर। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ए पार्ट ऑफ 0 डॉट पार्ट नंबर के अंदर हमसे इनपुट लेगा। देन इसी तरीके से कॉस्ट, ए पार्ट ऑफ 0 डॉट कॉस्ट के अंदर इनपुट लेगा। तो जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो स्ट्रक्चर्स के 0 एलिमेंट के हर वेरिएबल के अंदर ये हमसे इनपुट लेता रहेगा। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो n की वैल्यू जो 1 हो जाएगी, तो सेकंड स्ट्रक्चर के हर वेरिएबल के अंदर इनपुट लेगा। थर्ड टाइम जो है वो ए पार्ट ऑफ 2 के अंदर, एंड फोर्थ टाइम जो है वो ए पार्ट ऑफ 3 के अंदर। इस तरह 4 टाइम से लूप चलेगा और चारों दफा जो है वो एक एक करके आपसे हर स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट लेता रहेगा। आफ्टर दैट वी आर जस्ट प्रिंटिंग इट, ठीक है। जिस तरीके से इनपुट लिया है उसी तरीके से जो है वो आप एक एक करके जो है वो आउटपुट करवाओगे। तो जस्ट लूप जो है वो 4 टाइम चलेगा और हर एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आउटपुट कर देगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो एंटर मॉडल नंबर, फॉर एग्जांपल 2, पार्ट नंबर है 34, कॉस्ट जो है वो है 23.4, मॉडल नंबर जो है वो 5, और पार्ट नंबर 21, कॉस्ट जो है वो है 66.5, मॉडल नंबर जो है वो है 8, पार्ट नंबर जो है वो है 31 और कॉस्ट है 12.5, मॉडल नंबर जो है वो है 9 और पार्ट नंबर 32, एग्जाम्पल 22, और कॉस्ट जो है वो है 10.5। तो 4 वैल्यू जब हमसे इनपुट ली, ठीक है, 4 रिकॉर्ड्स हमसे इनपुट लिए, और उसके बाद वो 4 रिकॉर्ड जो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है कि मॉडल क्या है, पार्ट नंबर कौन सा है और कॉस्ट उसकी जो है वो क्या है। ओके, नाउ प्रोग्राम देखे मे बी आपको ये फीलिंग है कि हमें इसके लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। हम डायरेक्ट ये अलग अलग 3 एरेज क्रिएट कर देते, पार्ट नंबर, मॉडल नंबर और कॉस्ट, और उन एरे के अंदर हम इनपुट लेकर भी रिकॉर्ड सबमिट करवा सकते थे और रिकॉर्ड प्रिंट भी करवा सकते थे। लेकिन होता क्या है कि जब आप बड़े प्रोग्राम की तरफ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास टीचर हो और स्टूडेंट भी हो यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर, तो नेम जो है वो आपका टीचर से भी बिलोंग करता है, नेम जो है वो आपका स्टूडेंट का भी हो सकता है। और अगर आप टीचर्स के और रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करो तो मीन्स टीचर का फोन नंबर हो सकता है, टीचर का ईमेल हो सकता है, और इस तरह स्टूडेंट का भी फोन नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का भी ईमेल हो सकता है। तो अगर आप इंडिविजुअल एरेज क्रिएट करोगे और बीच में स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, मतलब ये ग्रुपिंग नहीं होगी, प्रोग्रामर के लिए जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कौन सा वेरिएबल नेम या कौन सा एरे नेम जो है वो किस के लिए क्रिएट हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टीचर वाला एरे नेम कौन सा है या स्टूडेंट वाला एरे नेम कौन सा है। और जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ये 2 एंटिटीज हो सकता है हमारे पास तीसरा एक स्टाफ का अलग रिकॉर्ड हो, जिसमें स्टाफ का रिकॉर्ड अलग मेंटेन हो रहा हो, क्योंकि स्टाफ की प्रॉपर्टीज कुछ टीचर से डिफरेंट होती है। स्टाफ की क्वालिफिकेशन, स्टाफ के ग्रेड्स टीचर से हटके होते हैं। तो इन शॉर्ट पॉइंट आपको ये ग्रुपिंग जरूरी इसलिए होती है ताकि आप हर इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो है उसको एक ग्रुप के अंदर इनक्लोज कर सको, एक बाउंड्री में इनक्लोज कर सको, और वो सारे एरेज या सारे वेरिएबल्स जो भी बिलोंग करते हैं वो उसी ग्रुप के अंदर बिलोंग करें, वो अलग अलग ना बिखरे, यानी डेटा बिखरा हुआ ना हो, डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो, डेटा जो है वो एक प्रॉपरली वे में, एक प्रॉपरली फॉर्म में हमें शो हो। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर्स ऑफ स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करो, या एक स्ट्रक्चर को यूज करते हुए स्ट्रक्चर क्रिएट करो, या एक स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स के बजाय एक और स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करो। आप जिस तरीके से भी कहना चाहो, ये तीनों बातों का जो है वो एक ही मतलब निकलेगा। तो बेसिकली यहाँ हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की। अगर हम नॉर्मल डिस्टेंस जो कि किलोमीटर मीटर जो है वो शो करना आसान होते हैं,
क्योंकि वो हंड्रेड में या टेंथ में जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश सिस्टम जो कि ब्रिटिश सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करना चाहो जिसके अंदर फीट और इंचेस हो, तो नॉर्मल एक वेरिएबल के अंदर हम फीट और इंचेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 12 इंचेस जब आपस में ऐड होते हैं तो हमारे पास एक फीट की वैल्यू बनती है। और इंचेस जो है वो पॉइंट्स में भी लिए जा सकते हैं। फीट जो है वो हमेशा इंटीजर्स में ज़्यादातर डिस्प्ले होते हैं। और अगर आप ये कहते भी हो फॉर एग्जांपल 1.5 फीट भी कहना चाहो तो इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 1 फीट एंड 6 इंचेस। 5 इंचेस का बीच में कोई वो पैटर्न नहीं आ रहा होता। तो इस तरह की क्वांटिटीज जो कि एक वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले ना हो सके, एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट ना हो सके, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे फीट और इंचेस हमें अलग अलग क्वांटिटीज चाहिए। ठीक है, एक वेरिएबल में नहीं आ सकती तो हम डिस्टेंस को कंप्लीट एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ फॉर एग्जांपल हम एक बॉक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, और उस बॉक्स का जो डिस्टेंस है या उस बॉक्स की जो मेजरिंग है, वो मेजरिंग जो है वो इंग्लिश सिस्टम में या फीट और इंचेस में होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट आपके पास मौजूद है तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि आप बॉक्स की हाइट अपने पास सेव करना चाहते हो और बॉक्स की जो है वो विड्थ अपने पास सेव करना चाहते हो। तो जो बॉक्स की हाइट है उसके अंदर भी फीट और इंचेस होंगे और बॉक्स की विड्थ जो है उसके अंदर भी फीट और इंचेस होंगे। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हो कि आप स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉक्स, ठीक है, जो बॉक्स है उसकी हाइट जो है वो भी एक स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट होगी और उसकी जो विड्थ है वो भी एक स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जब हम यहाँ पे कहते हैं डिस्टेंस हाइट और डिस्टेंस विड्थ, तो हमारे पास यहाँ हमने दो क्वांटिटीज ले ली, क्योंकि एक क्वांटिटी हाइट है जिसकी टाइप है डिस्टेंस, दूसरी क्वांटिटी जो विड्थ है उसकी टाइप भी क्या है? डिस्टेंस। तो ये दोनों टाइप्स जो हैं वो अपने अंदर दो दो वैल्यूज जो है वो रखती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइट की यहाँ से बात करते हो तो उसमें हाइट के फीट भी है और हाइट के इंचेस भी है। और अगर यहाँ पे आप विड्थ की बात करते हो तो विड्थ के अंदर भी फीट भी है और इंचेस भी है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि जैसे ही आप बॉक्स वन क्रिएट करते हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो मेमोरी में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर वेरिएबल बॉक्स वन के पास हाइट भी है, विड्थ भी है, और विद इन हाइट जो कि खुद स्ट्रक्चर है और विड्थ जो कि खुद स्ट्रक्चर है, विद इन हाइट आपके पास फीट और इंचेस दो वेरिएबल्स हैं और विद इन विड्थ आपके पास दो फीट और इंचेस जो है वो वेरिएबल है। तो आप सिर्फ देते एक कमांड हो कि क्रिएट बॉक्स B1 या क्रिएट बॉक्स वन, और एक कमांड के थ्रू ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर तो खैर ऐसा मेमोरी में ऐसा नहीं दिखता, लेकिन यू कैन इमेजिन यू कैन इलस्ट्रेट इट इन दिस वे कि बॉक्स इस तरीके से क्रिएट होता होगा, उसके पास हाइट होती होगी, हाइट के पास फीट इंचेस होते होंगे, देन बॉक्स के बाद विड्थ भी होगी और विड्थ में भी फीट और इंचेस की वैल्यू जो है वो होती होगी। तो इसको थोड़ा ज्यादा क्लियरली जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जिसके अंदर हमने फीट जो है वो इंटीजर में लिए हैं और इंचेस जो है वो डबल डेड राइट में लिए। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नाम है बॉक्स, और बॉक्स के अंदर जो है दोनों क्वांटिटीज जो है वो रिप्रेजेंट की है। अगेन डिस्टेंस हाइट लिए और डिस्टेंस जो है वो वेट लिए। मीन्स हमने स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया, या हमने स्ट्रक्चर के अंदर दो और स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट किए। अच्छा, अब जैसे ही आप बॉक्स बनाओगे, फॉर एग्जांपल बॉक्स वन, आपने क्या किया? आपने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया। लेकिन जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, आपके पास मेमोरी के अंदर एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट होगा जिसके अंदर हमें ये चार क्वांटिटीज जो है वो एक साथ मिल जाएंगी। चार किस तरीके से कि सबसे पहली क्वांटिटी जो है वो बॉक्स की हाइट, और हाइट की कौन सी क्वांटिटी? फीट। यानी हमें बॉक्स के हाइट के फीट पहली क्वांटिटी मिलेगी, बॉक्स के हाइट के इंचेस दूसरी क्वांटिटी मिलेगी, बॉक्स के विड्थ के फीट थर्ड क्वांटिटी, और बॉक्स के विड्थ के
इंचेस जो है वो 4th क्वांटिटी मिलेगी। इन 4 क्वांटिटीज के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। हमें बॉक्स की हाइट की फीट सेट करने पड़ेंगे, हमें बॉक्स की हाइट के इंचेस, बॉक्स की विड्थ के फीट और बॉक्स की विड्थ के इंचेस जो है वो सेट करने पड़ेंगे। तो इनको प्रिंट करवाने के लिए भी आप सेम मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल वेरिएबल हम क्या यहाँ पे रखेंगे, बॉक्स 1 डॉट हाइट डॉट फीट, तो ये फीट प्रिंट कर देगा, बॉक्स 1 डॉट हाइट डॉट इंचेस एंड देन बॉक्स 1 डॉट विड्थ डॉट फीट और बॉक्स 1 डॉट विड्थ डॉट इंचेस। तो जब इसको प्रिंट करोगे, ठीक है, तो आपको बॉक्स 1 की जो हाइट नजर आएगी दैट इज 5 फीट एंड 9.5 इंचेस और विड्थ जो है वो 4 फीट एंड 2.4 इंचेस। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिंबल हमने यूज किया सिंगल कोटेशन, ये जनरली नॉर्मली भले आप गूगल पे सर्च करके भी देखो, फीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंगल कोटेशन यूज करते हैं और इंचेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कोटेशन यूज करते हैं। तो ना हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमने जो है वो जब एक बॉक्स B1 क्रिएट किया, ठीक है, तो वो बॉक्स B1 बेसिकली इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल क्रिएट होती है उसके अंदर हाइट और विड्थ जो है वो दोनों साथ क्रिएट होंगे। ओके, द लास्ट थिंग इज नाउ हाउ कैन वी पास अ स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। जिस तरीके फंक्शन को हम नॉर्मल वेरिएबल पास कर सकते हैं, हमने सबसे पहले देखे फंक्शन, फिर हमने उनको नॉर्मल वेरिएबल पास करवाया, नॉर्मल वेरिएबल रिटर्न करवाए, देन हमने स्ट्रक्चर्स को जो है वो एरे पास करवाए, देन अब जो कि थर्ड चीज ये कि हम एक फंक्शन को स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से पास कर सकते हैं। एज स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो जहाँ हम नॉर्मल डेटा टाइप देते थे, नॉर्मल डेटा टाइप की जगह आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया, अगर हम इसको फंक्शन में पास करवाना है तो हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस प्रोटोटाइप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शन का नाम है ऐड, ये फंक्शन क्या कर सकता है, दो स्ट्रक्चर्स को आपस में ऐड कर सकता है। तो पहला स्ट्रक्चर पास करवाने के लिए हमने लिखा खाली डिस्टेंस, दूसरा स्ट्रक्चर पास करवाने के लिए हमने लिखा अगेन डिस्टेंस। तो जो दोनों टाइप्स हैं या दोनों डेटा टाइप्स हैं वो डिस्टेंस डिस्टेंस ही है। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न भी करता है और वो वैल्यू जो रिटर्न करता है वो क्या है, वो भी एक स्ट्रक्चर है। मीन्स ये डिस्टेंस स्ट्रक्चर को रिटर्न भी कर सकता है। सो इट इज द वे कि आप प्रोटोटाइप इस तरीके से दे सकते हो। अगर फंक्शन डिफाइन करते हो तो अगेन फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी पूरा स्ट्रक्चर ये रिटर्न कर सकता है। और डिस्टेंस dd1 जो है वो उसका पहला आर्ग्यूमेंट है और डिस्टेंस dd2 जो है वो उसका दूसरा आर्ग्यूमेंट है। देन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन का कोड जिस तरीके से आता था उसी तरीके से आता है। तो इसको अगेन प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सेम स्ट्रक्चर डिस्टेंस जिसके अंदर हमने एक फीट और इंचेस जो है वो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंग्लिश टाइप या ब्रिटिश टाइप सिस्टम को। अच्छा, फिर यहाँ पे ये प्रोटोटाइप है, अगेन बार बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रोटोटाइप देनी लाजमी नहीं होती। अगर आप ये फंक्शन जो है वो ऊपर डिक्लेयर करोगे तो आपको प्रोटोटाइप देने की जो है वो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम बार बार ये देख रहे हैं कि प्रोटोटाइप तरह तरह की प्रोटोटाइप किस तरीके से देते हैं वो शामिल होता है टॉपिक में, इसलिए हम प्रोटोटाइप दे देते हैं। ओके, यहाँ फंक्शन का नाम है एड इंग्लिश, शॉर्ट फॉर ADDENGL। रिटर्न टाइप जो है वो उसकी है डिस्टेंस, दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा जो कि दोनों किस टाइप के होंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस के। यहाँ ये लाजमी है कि आपने जिस तरीके से डिस्टेंस यहाँ लिखा है, ठीक है, जिस तरीके से आपने स्ट्रक्ट डिफाइन किया है उसी तरीके से सेम स्पेलिंग और सेम केस में आप यहाँ पे भी लिखोगे। देन एक और फंक्शन क्रिएट किया है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। फंक्शन का नाम है इंग्लिश डिस्प्ले, शॉर्ट फॉर्म में हमने ENGLDISP लिखा है विच स्टैंड फॉर इंग्लिश डिस्प्ले। और इसको हम एक स्ट्रक्चर पास करवाएंगे और इस स्ट्रक्चर को ये डिस्प्ले करवा सकेगा। नाउ मेन में डिस्टेंस टाइप के हमने तीन स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किए हैं या तीन स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, एक D1 एक D2 और एक D3। नाउ सिंपली आप क्या कर रहे हो, D1 में और D2 में
यूजर से जो है वो वैल्यू इनपुट दे दे। तो D1 के फीट और D1 के इंचेस में यूजर से वैल्यू ले, और D2 के फीट और D2 के इंचेस में भी यूजर से जो है वो वैल्यू ले। इसके बाद D3 जो है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन D3 किस तरीके से क्रिएट हो कि D1 और D2 जो है वो आपस में ऐड हो और जो उनकी एडिशन है वो D3 में सेव हो जाए। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन यूज किया है, फंक्शन का कोड अभी हम देखते हैं। लेकिन फंक्शन को यहाँ कॉल कैसे करवाया है कि D1 D2 हमने पास करवाया है। पास करवाने का तरीका सिंपल है, आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल 1 कॉमा जो स्ट्रक्चर वेरिएबल 2 दोनों वेरिएबल्स जो है वो कॉमा से सेपरेट करवा के पास करवा दिए। देन जो रिजल्ट है वो आपका किसमें सेव हो रहा है, D3 में। फिर सिंपली आपने इंग्लिश डिस्प्ले जो कि दूसरा फंक्शन है, इसके थ्रू आपने डिस्प्ले करवाया है। सबसे पहले क्या करें, इंग्लिश डिस्प्ले D1 को डिस्प्ले करें। अगेन इस फंक्शन का कोड अभी हम देखते हैं। उसके बाद प्लस का निशान जो है स्क्रीन पे प्रिंट कर दे, फिर D2 का स्ट्रक्चर प्रिंट करे, इक्वल टू का निशान प्रिंट कर दे, और उसके बाद D3 का जो है वो स्ट्रक्चर जो है स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। तो यहाँ तक तो कोड इजी था, लेकिन अब क्या है, अब इसका हम एक्चुअल कोड देखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो क्रिएट हमने किया किस तरीके से। तो अगेन फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो डिस्टेंस है, फंक्शन का नाम जो है वो एड इंग्लिश है, और फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट जो है वो ले रहा है, डिस्टेंस dd1, डिस्टेंस dd2। अब हम 2 डिस्टेंस को ऐड करना चाहते हैं और एक डिस्टेंस जो है वो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो हम इनको नॉर्मल वेरिएबल की तरह रिटर्न नहीं करवा सकते कि आप डायरेक्ट D1 प्लस D2 करके रिटर्न करवा दो। आपको करना है पड़ेगा कि अंदर इस फंक्शन के एक तीसरा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज dd3, जिसको हम टेम्परेरी तौर पर रखेंगे ताकि उसमें D1 और D2 जो है दोनों ऐड होके सेव हो जाए, और फिर D3 को जो है वो हम रिटर्न करवाएंगे। लेकिन इस फंक्शन का कोड इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें टेक्निक यूज की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने dd3 डॉट इंचेस सेट करने, ठीक है, यानी आप सबसे पहले इंचेस की वैल्यू सेट करो किसकी, dd3 की, क्योंकि अगर आप dd3 क्रिएट करना चाहते हो तो dd3 यानी डिस्टेंस के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और इन दोनों को हमें क्रिएट करना पड़ेगा या सेट करना पड़ेगा। दोनों वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, पहला वेरिएबल जो है हमारे पास इंचेस है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास फीट है, तो हमें दोनों की वैल्यू सेट करनी है। तो इंचेस की वैल्यू किस तरीके से सेट की है कि dd1 डॉट इंचेस को ऐड करे dd2 डॉट इंचेस से, दोनों इंचेस यानी D1 और D2 दोनों के इंचेस आपस में ऐड करे, जो रिजल्ट आए वो किसके अंदर सेव कर दे, dd3 के इंचेस के अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में D3 डॉट फीट जो है वो 0 कर दे, यानी फीट को जो है वो 0 से इनिशियलाइज करें। अब रीजन क्या है, अगर आप नॉर्मल एक मैकेनिज्म नोट करो तो जब आपके पास इंचेस 12 हो जाते हैं तो 12 इंचेस जो है वो मिलकर एक फीट बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इंचेस की वैल्यू देते हो 8 और यहाँ पे इंचेस की वैल्यू देते हो 7, तो 8 प्लस 7 क्या बन जाएगा, 15, और 15 जो है वो एक्चुअल में अगर आप ये कहोगे 15 इंच हम कभी नहीं कहते, हम ये कहेंगे कि ये है 1 फीट एंड 3 इंचेस। सो आपका जो 15 इंच है, ठीक है, 15 इंच जो है वो 15 इंच के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो रिप्रेजेंट होगा 1 फीट एंड 3 इंचेस। सो ये टेक्निक हमें अपने पास शामिल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो वो इंचेस की वैल्यूज को ऐड करें, ठीक है, और फीट को 0 से रिप्रेजेंट कर दे। इंचेस को हमने पहले इसलिए ऐड किया ताकि हम ये चेक कर सके कि इंचेस की टोटल वैल्यू जो है वो क्या बन रही है। फिर यहाँ पे एक इसकी कंडीशन लगाए और चेक करें कि अगर इंचेस 12.0 से ज्यादा बन रहे हैं, यानी हमारे पास अगर एक फीट कंप्लीट हो गया है, तो क्या करें, इंचेस में से 12 माइनस कर दे। जैसे हमने अभी एग्जांपल ली कि इंचेस 15 हो गए, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 15 जो है वो 12 से ज्यादा बड़ा है, 12 से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो क्या करें, 15 में से 12 जो है वो माइनस कर दे। हमने यहाँ माइनस इक्वल टू यूज किया है, तो ये इंचेस की वैल्यू को चेंज भी कर देगा। इंचेस की वैल्यू में से क्या माइनस कर देगा, इंचेस की वैल्यू में से 12 माइनस कर देगा या 12 माइनस कर देगा, और इंचेस की न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी,
3 और साथ में साथ क्या करे फीट प्लस प्लस, यानी इंचेस में से 12 माइनस करने के बाद इंचेस की वैल्यू बन गई 3 और फीट की वैल्यू जो है वो 1 बढ़ा दे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हमने फीट हमने यहाँ तो 0 किया, यहाँ इंचेस फीट इंचेस जो है वो 15 बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हमने सिर्फ इंचेस 15 ही दिए हो सकता है हमने फीट की वैल्यू भी कुछ दी हुई हो, यानी हमने 2 फीट 8 इंचेस और 3 फीट 7 इंचेस दिया हुआ, तो अभी भी हमारे पास 2 फीट और 3 फीट जो है वो बाकी बचेंगे। तो क्या हुआ, फीट 0 था, ठीक है, तो हमें पता लगा कि हमारे इंचेस जो है वो 15 है, 12 से ज्यादा है, तो फीट प्लस प्लस हो गया, यानी फीट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 1 और इंचेस की वैल्यू क्या हो गई 12 इसमें से माइनस हो गया, इंचेस की वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पे बन गई 3। ना जो फीट हमने दिए थे 2 और 3 वो आपस में ऐड होंगे, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर लगा हुआ है तो क्या करेगा 5 को फीट में जो कि फीट की पुरानी वैल्यू उसमें ऐड कर देगा, तो फीट की पुरानी वैल्यू क्या है 1, 1 के अंदर 2 प्लस 3 यानी 5 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो फीट की न्यू वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी 6। तो जब आपको जो फाइनल D3 का रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 6 फीट एंड 3 इंचेस। सो एंड में सिर्फ हमने ये किया रिटर्न DD3, यानी हमने जो न्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर लिया और हमने उसकी सारी वैल्यूज बाय यूजिंग सम फार्मूला सेट कर दी, तो आखिर में जब DD3 क्रिएट हो जाए तो वो क्या हो जाए रिटर्न हो जाए। अब क्योंकि फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो डिस्टेंस है, तो ये फंक्शन आराम से एक स्ट्रक्चर को जो है वो रिटर्न करवा देगा, वापस मेन तक भिजवा देगा, और क्योंकि इसकी जो आर्गुमेंट टाइप है वो भी स्ट्रक्चर्स है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो है वो इनपुट ले सकता है। हमने यहाँ पे यही किया, हमने यहाँ पे कहा D3 इज इक्वल टू एड इंग्लिश 1 D1 कॉमा D2, तो यहाँ पे D1 जो है वो बन जाएगा DD1 और D2 जो है वो बन जाएगा DD2, और रिटर्न जो हमने किया है DD3, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न DD3 वो किस में रिटर्न हो जाएगा, वो D3 में जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो जब आप D3 प्रिंट करवाओगे तो उसकी वैल्यूज वही होंगी जो इस फंक्शन ने बनाई है, लेकिन ये हमने एक केस कंसिडर किया है। आप जितने केसेस के लिए इस फंक्शन को चलाओगे हर केस जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। सेकंड फंक्शन इंग्लिश डिस्प्ले, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें एक ही डिस्टेंस पास करवा रहे हैं हम, यानी हम जो भी डिस्टेंस पास करवा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स पास करवाने पे ये फंक्शन किस तरह अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। फर्स्ट टाइम इसको जो है वो D1 पास करवाया है, कहाँ पे हमने ये कोड लिखा है यहाँ पे इंग्लिश डिस्प्ले D1, फर्स्ट टाइम हमने इस पे D1 पास करवाया है, सेकेंड टाइम हमने इस पे D2 पास करवाया है, थर्ड टाइम हमने इस पे D3 पास करवाया, तो ये फंक्शन 3 दफा चलेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम D1 के लिए, फिर D2 के लिए, फिर D3 के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब इसमें वैल्यू D1 आएगी तो D1 की जो भी वैल्यू होगी हमने कंसिडर की थी कि हमने 2 फीट दिया होगा और इंचेस में हमने क्या वैल्यू रखी थी 8 इंचेस हमने दी होंगी, तो ये प्रिंट करवाएगा 2 फीट एंड 8 इंचेस। फिर सेकेंड टाइम ये फंक्शन दोबारा चलेगा D2 के लिए, D2 को हमने कंसिडर किया था कि वो 3 फीट है, ठीक है, और हमने उसमें 7 इंचेस दिए हैं, ठीक है, तो ये 3 और 7 प्रिंट कर देगा। थर्ड टाइम जो है वो D3 के लिए चलेगा, D3 हमने डिस्कस किया कि जब ये क्रिएट होगा तो वो होगा 6 फीट एंड 3 इंचेस, तो 6 फीट 3 इंचेस जो है वो प्रिंट होगा। इसका बेस्ट रिजल्ट जो है वो इसी तरीके से देख सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंटर फीट, बेसिकली किसके फीट इनपुट ले रहा है इसका D1 के, 2 फीट देंगे और 8 इंचेस जो है वो एंटर करेंगे, फिर ये हमसे D2 की फीट इनपुट लेगा, उसके लिए हम 3 फीट हमने डिसाइड किया था कि 3 फीट हम एंटर करेंगे और 3 इंचेस एंटर करेंगे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा कि 2 फीट 8 इंचेस प्लस 3 फीट 7 इंचेस, टोटल वैल्यू क्या बनेगी 6 फीट एंड 3 इंचेस। तो हमारा फंक्शन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है अभी तक। इसको दोबारा रन करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज हम यहाँ पे देते हैं 3 फीट एंड 13 inches and then 4 feet and 12 inches। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन की जो रिजल्ट है वो थोड़ी सी खराब हो गई, हमने दिया है 3 फीट 13 इंचेस एंड 4 फीट 12 इंचेस, जिसका रिजल्ट बनना चाहिए था
ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली 1 फीट हो चुका है, तो ये 4 फीट 1 इंचेस होना चाहिए था और ये 5 फीट होना चाहिए था। हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था 9 फीट 1 इंचेस, जबकि हमें रिजल्ट मिल रहा है 8 फीट और 13 इंचेस। यहाँ पे ये इस चीज को कंसिडर नहीं कर रहा कि ये 12 से वैल्यू ज्यादा हो गई है, क्योंकि हमने इफ की कंडीशन यूज की है जो कि एक ही दफा चल रही है। तो जब तक वैल्यू 12 से बड़ी होगी, अगर 24 से बड़ी होगी तो ये कंसिडर नहीं करेगा, मतलब ये 2 फीट को काउंट नहीं कर पाएगा। तो इसको चेंज कर सकते हो आप इसमें, अगर आप वाइल लूप ऐड कर दो, ठीक है, यानी उस वक्त तक फीट फीट में प्लस प्लस करता रहे और इंचेस में से 12 माइनस करता रहे जब तक वैल्यू जो है वो 12 से बड़ी रहती है। अब इसको रन करते हैं। अगेन 3 फीट 13 इंचेस, 2 फीट 14 इंचेस। अब हमें जो आंसर जो है वो सही मिलेगा। ये तकरीबन 4 फीट 1 इंच था, ये हमारे पास 3 फीट 2 इंच था। जैसे 4+3 7 और 1+2 3 इंचेस जो है वो आंसर सही दिया। तो जस्ट बाय गिविंग वाइल लूप, अगर आप इसको वाइल में कन्वर्ट कर दो तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जो है वो सही काम करना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।